नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आइए अब खबर दिन भर में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बीच कोर्ट ने एक बड़ा तर्क सामने आया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है। ये अदालत का ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट में कहा गया है कि जो आयोग कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है। यही तर्क जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया गया है कि चुनाव आयोग जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं जिसमें देश के नागरिक भागीदार बने, देश के नागरिकों की हिस्सेदारी हो और ऐसे में वोटर लिस्ट सत्यापन ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसी का उल्लेख अदालत में किया गया है। अदालत में कहा गया है आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है। ये चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है चुनाव आयोग, ये अदालत में कहा गया है। ये जो टिप्पणी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला इसी हफ्ते पहुंचा था और आज 10 जुलाई के लिए अदालत ने इस मामले में सुनवाई तय की थी। फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है। जो याचिकाएं लगी हैं इस मामले में उनके वकील अपना अपना पक्ष अदालत के सामने रख रहे हैं। वोटर लिस्ट वाले मामले पर तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसे देखा जाएगा। कोर्ट में सारी बातें मजबूती से रखी गई हैं। चुनाव आयोग की क्या मजबूरी, ये सवाल एक बार फिर तेजस्वी यादव की तरफ से उठा दिया गया है। चुनाव आयोग स्थिति साफ क्यों नहीं करता, ये सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड ये मान्य क्यों नहीं किए गए चुनाव आयोग की तरफ से। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव के जरिए सीधे उन्होंने हमला बोला है चुनाव आयोग पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के सेल की तरह काम कर रहा है। कई सवालों के कटघरे में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को खड़ा कर दिया और अदालत के फैसले पर उन्होंने कहा है कि नजर बनी हुई है, अदालत का जो रुख रहेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। चुनाव आयोग स्थिति साफ क्यों नहीं करता, ये वो सवाल है जो बार बार आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखा जा रहा है। आरजेडी बार बार ये कहकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है कि चुनाव आयोग ने कंफ्यूजन खड़ी कर दी है। चुनाव आयोग जो है वो पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, सुनवाई जारी है, कैसे आगे दलीलें रखी जा रही हैं अदालत की? बिल्कुल रोमाना, पिछले करीबन आधे घंटे से सुनवाई जारी है, लेकिन इस सुनवाई के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे जो पिछले 10 मिनट के दौरान हुए हैं, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे। देखिए वो जो क्यों महत्वपूर्ण है। जस्टिस जो है बख्शी, उन्होंने जो है ये क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो ये कार्रवाई कर रहा है, क्या आप लोग ये यानी कि याचिकाकर्ता ये कहने जा रहे हैं कि वो असंवैधानिक है? जी नहीं, वो असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 326 में साफ तौर पर कहा गया है कि ये कार्रवाई संविधान सम्मत है, यानी कि मतदाता वही देश का हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। और उसके बाद में जस्टिस बागची ने उसी बात को आगे बढ़ाया, जस्टिस धूलिया की। उन्होंने कहा है कि दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि ये मनमाने तरीके से कार्रवाई हो रही है। जी नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के धारा 21 उपधारा 3 में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास में अधिकार है कि वो इस कार्रवाई को कैसे करता है। यानी साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो शुरुआती जो सुनवाई की है उसमें
उसमें जो 2 टिप्पणियां की हैं उससे यह बता दिया है कि ये संवैधानिक है और ये जो है कानून सम्मत है, जिसका जिक्र चुनाव आयोग हो सकता है अभी जब सुनवाई आगे बढ़े तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आना ये जरूर बताता है कि सुप्रीम कोर्ट शुरुआती तौर पर ये जरूर देख रहा है कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया संवैधानिक और कानून सम्मत है। इस सब के बीच में अभी क्या चल रहा है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जो खबर आई है कि जस्टिस बागची कह रहे हैं आपकी मुख्य दलील यही लग रही है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो वकील हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपने देश के नागरिकों को आधार ये कहते हुए दिया कि आपका पहचान है और आज की तारीख में आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, चुनाव आयोग ने जो खुद वोटर कार्ड जारी किए थे आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ये लगातार इस पर जोर दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि लगता है आप यही कहना चाहते हैं कि ये आधार को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, ये वोटर आईडी कार्ड को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक की जो सुनवाई हुई है रोमाना, अगर हम उसको एक जो है संक्षेप में बताते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सुनवाई के दौरान शुरुआती तौर पर यह जरूर माना है कि जो चुनाव आयोग की ये कार्रवाई है, एसआईआर की कार्रवाई, तो ये संवैधानिक और कानून के तहत की जा रही है। चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो इस एसआईआर की कार्रवाई को कैसे संपन्न करवाता है। रही बात आधार की और वोटर आईडी कार्ड की, तो मुमकिन है चुनाव आयोग के वकील से उस पर जवाब मांगा जाए, लेकिन रोमाना यहां यह भी बता देना जरूरी है कि चुनाव आयोग पिछले जो है 10 दिनों के दौरान, हमने जब कई बार बातचीत की है, तो चुनाव आयोग की तरफ से आधार पर एक ही जवाब आया है कि आधार को आप ये नहीं कह सकते कि वो जो आपको सिटीजनशिप देता है, यानी कि नागरिकता देता है, वो आपकी पहचान सुनिश्चित करता है लेकिन नागरिकता नहीं देता। और संविधान का अनुच्छेद 326 क्या कहता है, वो ये कहता है कि देश का मतदाता वही हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। ऐसे में आधार को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। जी बिल्कुल, ये वो तमाम दलीलें हैं जो पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई हैं। जब चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा जा रहा था कि साहब जो 11 दस्तावेज मान्य बताए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें आधार को क्यों नहीं जोड़ा गया, उसमें वोटर कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा गया, लेकिन यही वो सवाल हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग को अब अदालत में देने होंगे, अदालत के सामने देने होंगे। फिलहाल बड़ा ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट रूम से सामने आ रहा है, जज साहब की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो संविधान सम्मत है, चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो संवैधानिक अधिकार है उसका। और अपडेट आ रहा है कुछ, अंकित क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था, चुनाव आयोग के वकील ने बोलना शुरू कर दिया है। वकील राकेश द्विवेदी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है और आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। रोमाना, जिस बात का भी कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि चुनाव आयोग की दलील हो सकती है, तो चुनाव आयोग के वकील ने वही दलील दी है कि जो मतदाता आपका देश का वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो, और आधार आपकी जो नागरिकता प्रमाणित नहीं करता है। अब कोर्ट ने एक सवाल पूछ लिया है। कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको प्रक्रिया जल्दी शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि यह भी सवाल उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब चुनाव आयोग के वकील का कहना है कि पहले प्रक्रिया पूरी होने दी जाए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सभी आशंका जताना अभी से ये गलत है, यानी कि चुनाव आयोग ये कह रहा है ये तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों मतदाताओं का नाम कट जाएगा। यह आशंकाएं गलत हैं, पहले इस प्रक्रिया को पूरा होने दिया जाए। कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि समस्या यह है कि अगर एक बार लिस्ट बन गई तो कोर्ट उस पर क्या करेगा? तो कोर्ट उसे नहीं, कोई कोर्ट उसे नहीं छुएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार मतदाता सूची तैयार कर ली तो उसके बाद में फिर कौन क्या करेगा? फिर तो कोर्ट भी उसको नहीं छू सकता ना, क्योंकि अमूमन जो है रोमाना ये इतिहास रहा है कि अगर चुनाव आयोग को लेकर के कोई मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया है तो बहुत कम ही मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा दखल दिया है। वरना सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, अगर संविधान और कानून के तहत कोई काम कर रहा है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता रहा है। और अब क्या हो रहा है? वकील वृंदा ग्रोवर वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है कि राशन कार्ड को भी स्वीकार नहीं कर रहे। यह हर गरीब के पास में होता है। यानी कि अब आधार, वोटर आईडी कार्ड, अब तीसरा क्या मुद्दा है? राशन कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जो 11 दस्तावेज हैं उसमें राशन कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब कोर्ट ने कहा है हर वकील को हम नहीं सुन पाएंगे। अब कपिल सिब्बल अपनी बात रखें। कपिल सिब्बल अब अपनी बात रखेंगे और जो है जैसे हमको जानकारी मिली है, कपिल सिब्बल जो मनोज झा की तरफ से संभवतः पेश होंगे कोर्ट में और वो अपनी बात रखेंगे। तो अब कपिल सिब्बल नागरिकता को लेकर के दलील दे रहे हैं, सिटीजनशिप को लेकर के, क्योंकि जो देखिए रोमाना, यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण यही है कि
आपकी मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम हो सकता है जो देश के नागरिक हों, और ये संविधान कहता है। तो आप इससे तो पीछे हट नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की ओर इशारा कर दिया है। दूसरा, चुनाव आयोग ये प्रक्रिया कैसे जो है पूरी कर रहा है, इसको लेकर भी जो है सवाल खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के धारा 21 उपधारा 3 में चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करता है। तो अब जो मुद्दा आ गया है, वो दो मुद्दे क्या निकल के सामने आ रहे हैं जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से। पहला मुद्दा, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को 11 दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। और दूसरा मुद्दा जिस पर कपिल सिब्बल अभी दलील दे रहे हैं वो है नागरिकता का मुद्दा, यानी कि सिटीजनशिप। अब यहां पर जो है रोमाना, अभी क्योंकि सुनवाई चल रही है और यहां यह बताना जरूरी है सिटीजनशिप का मुद्दा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां टीएमसी ऐसी पार्टियां इससे पहले यह भी कह चुकी हैं कि आखिर जो है ये एक तरह से एनआरसी करवाने की प्रक्रिया है। तो इसको लेकर के अब कपिल सिब्बल कानूनी तौर पर दलील जो शुरू कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह भी है कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, या तमाम जो विपक्षी नेता जिनको आपत्ति है इस प्रक्रिया पर, वो ये कह रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग किसी की जो है नागरिकता कैसे तय कर सकता है। इस पर जो है सवाल उठा रहा है विपक्ष, और संभवतः कपिल सिब्बल अपनी जब दलीलों को आगे बढ़ाएंगे तो इन्हीं मुद्दों पर जोर भी देंगे। जी देखो, देखिए, ये एक बड़ा और गहरा सवाल है कि आखिरकार नागरिकता का प्रमाण क्या और नागरिकता किस तरीके से सत्यापित हो। इसको लेकर पहले भी कई बार विचार विमर्श हुए हैं, लंबी चौड़ी बहस हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से बिहार और बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और उससे एन पहले चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो बिहार की वोटर लिस्ट में करेगा, उसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जहां पर इस चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में जो तमाम अलग अलग याचिकाएं पहुंची हैं, उनमें यह कहा गया कि साहब चुनाव आयोग ने रवैया मनमाना अपनाया है। तो उस पर अदालत में आज जो कार्रवाई अब तक हुई है, अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशन आ गया है कि जो कार्रवाई हो रही है चुनाव आयोग को संविधान सम्मत कर रहा है, वो चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा 11 दस्तावेजों का जिक्र किया गया, वो दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने मान्य करार दिए हैं, उनमें याचिकाकर्ताओं के वकील कह रहे हैं कि साहब आधार को जगह क्यों नहीं दी गई है, वोटर आई कार्ड को जगह क्यों नहीं दी गई है, जो राशन कार्ड है उसको मान्य दस्तावेजों में क्यों नहीं शामिल किया गया है। ये सवाल याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से पूछा गया है, जिस पर आधार को लेकर तो चुनाव आयोग के वकील की तरफ से भी साफ कर दिया गया है अदालत में भी कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण तो है नहीं। और अब मामला जो है वो कुल मिलाकर याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से नागरिकता पर ही आ गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे हैं कि अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, और उनकी तरफ से मुख्य तौर पर इसी बात को रेखांकित किया जा सकता है कि नागरिकता और नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास कैसे हो सकता है। ये वो अब बड़ा सवाल है जिसको लेकर अदालत के सामने कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से जो कहा जा रहा था कि एनआरसी और ये एनआरसी को बैकडोर के जरिए लाने की एक कवायद सरकार की, जिसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं तर्कों और दलीलों के साथ अब अदालत में वकील अपनी बात रख रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, जैसे ही कोई और अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आएगा फौरन आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, नजर बनाकर रखेगा। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। चुनावी राज्य बिहार में पोस्टर वॉर भी तेजी से बढ़ रहा है आगे। आरजेडी के पोस्टर्स में तेजस्वी यादव की तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है बिहार का पूरा हक लेकर रहेंगे। वहीं एनडीए के पोस्टर्स में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर के साथ बिहार में उद्योग, नौकरी और महिलाओं का जिक्र किया गया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की बिहार के पोस्टर वॉर पर एक रिपोर्ट। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है। इसी बीच पोस्टर वॉर भी जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, सड़कें जो हैं पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। तेजस्वी की तस्वीर नज़र आ रही है। आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, लिखा हुआ है सबका प्यारा तेजस्वी हमारा, मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। ये देखिए 2025 बिहार लड़ेगा, बिहार जीतेगा, आएगी तेजस्वी सरकार। वहीं एनडीए की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम मोदी, सीएम नीतीश की तस्वीरें, लिखा हुआ है महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, आएगी एनडीए सरकार, नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार।
फिर से आएगी एनडीए सरकार। देखिए यहाँ पे तेजस्वी की एक और तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में लिखा हुआ है तरक्की खुशहाली शांति तेजस्वी क्रांति 2025 से 2030, मतलब 5 साल जो है आगे बिहार में तेजस्वी सरकार रहेगी। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिहार का हक जो है हम लेकर रहेंगे, बिहार का पूरा हक हम लेंगे, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। मतलब एक तरफ आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं पोस्टर्स, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। पीएम मोदी, नीतीश की तस्वीर है। और जो एनडीए के पोस्टर्स हैं उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में जो है हर क्षेत्र में जो है तेजी से विकास का काम हो रहा है, सबको साथ लेकर ये सरकार चलती है। यह संदेश देने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ेंगे बात अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के छल और उसके रहस्य लोग। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से पूछताछ आज फिर से शुरू की गई है। छांगुर बाबा पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी एटीएस ने उसे 1 हफ्ते के लिए रिमांड पर लिया है। छांगुर के साथ ही उसकी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ हो रही है। बीते शनिवार को दोनों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छांगुर के नेटवर्क से सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इस बीच यूपी के बलरामपुर में उसकी कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण था यहां पर, उसे गिरा दिया गया है। कोठी के भीतर से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में कोठी के भीतर मौजूद रहस्य लोग से पर्दा हटेगा। तो छांगुर बाबा के ठिकानों पर अब आज तीसरा दिन भी एक्शन है। बुलडोजर से छांगुर बाबा की कोठी पर कार्रवाई चल रही है। इतनी बड़ी कोठी कि 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है और आज भी बुलडोजर वाला एक्शन करना पड़ रहा है ताकि जो अवैध ढांचा है उसे हटाया जा सके। तो देखिए कैसे आज भी बुलडोजर गरज रहे हैं यहां बलरामपुर के उतरौला में, जहां पर छांगुर बाबा ने ये अपना लंबा चौड़ा काला साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एटीएस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था छांगुर को। जेल में छांगुर बाबा और अब आज रिमांड पर छांगुर बाबा को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। छांगुर बाबा के साथ साथ छांगुर की जो महिला सहयोगी है नीतू उर्फ नसरीन, उससे भी एटीएस पूछताछ की तैयारी में, उसकी भी रिमांड एटीएस को मिली है। तो धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला छांगुर पुलिस से बचने के लिए लखनऊ के विकासनगर इलाके में छिपा हुआ था। जानकारी के अनुसार बलरामपुर में जब पुलिस ने शिकंजा कसा और महमूद के साथ नवीन की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद नीतू उर्फ नसरीन के साथ छांगुर बाबा 16 अप्रैल को लखनऊ पहुंचा। बलरामपुर पुलिस ने जैसे ही छांगुर बाबा पर शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही छांगुर बाबा वहां से फरार होकर लखनऊ के इस होटल में यहां पर पहुंच गया। आप देखिए स्टार रूम होटल है, ये विकासनगर इलाके में ये पड़ता है। और इस होटल में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि 16 अप्रैल को जब नीतू उर्फ नसरीन के पति और इसके साथ ही छांगुर बाबा के बेटे की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद छांगुर बाबा और नसरीन यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के साथ ही यहाँ पर कमरा लेते हैं। इस रास्ते से छांगुर बाबा और जो नसरीन है, नीतू हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ये वो कमरा है, आप देखिए ये कमरा नंबर 102, यहाँ पर कमरा लेते हैं और 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक वो सभी यहाँ पर रहते हैं इस कमरे में। और उस दौरान पुलिस से छिपकर, कानून से छिपकर बाबा यहाँ पर मौजूद होते हैं, छांगुर बाबा। और आप देखिए ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर में भी जो पूरा रिकॉर्ड है वो दर्ज है। तो ये जो छांगुर बाबा है इस पर ईडी, एटीएस सहित तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। एटीएस छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। छांगुर बाबा का इन सवालों से सामना हो सकता है। भारत में कहां कहां नेटवर्क है, कितनी बार खाड़ी देश गया, किन देशों की यात्रा की, दुबई में कितने लोगों का धर्मांतरण कराया,
आलीशान कोठी बनाने के लिए आखिर पैसा कहां से आया? उसके साथ और कौन कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं? नीतू उर्फ नसरीन, इसकी भूमिका क्या है? तो इन सवालों के जवाब छांगुर बाबा को देने होंगे। तो करोड़ों की आलीशान कोठी है और कैसे ये मिट्टी मिट्टी हो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज लगातार तीसरे दिन बलरामपुर में ये बुलडोजर वाला एक्शन भी जारी है और इस सब के बीच अब आज एटीएस छांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में। रिमांड मिल चुकी है एटीएस को छांगुर बाबा की और छांगुर की जो सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन है उसकी भी। दोनों को रिमांड पर लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत मुमकिन है दोनों को आमने सामने बिठाकर भी एटीएस पूछताछ करे और साथ ही ये जो काला साम्राज्य जहां बलरामपुर में इस छांगुर बाबा ने अपना खड़ा कर रखा था, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहां पर भी इन्हें लाया जा सकता है। तो अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेमोग्राफी बदलना चाहता था छांगुर। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रलोभन देता था छांगुर। ये जानकारी सामने आ रही है। इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाना ये छांगुर का लक्ष्य था। शरिया कानून स्थापित करना चाहता था भारत में, ये उसका लक्ष्य था और अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था छांगुर बाबा, जिसका पर्दाफाश हो गया है, जो अब एटीएस की गिरफ्त में और एटीएस की रिमांड में है। कैसे कैसे प्रलोभन देता था अब ये पूछताछ में बताएगा, सारे राज उगलेगा। शरिया कानून स्थापित कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इसका मंसूबा था। ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो डेमोग्राफी है उसको बदलना चाहता था छांगुर बाबा। न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे तेज रफ्तार खबरों की, लेकिन उससे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के है। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कानून तय नहीं करता है कि आयोग कब रिवीजन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बड़ी बात है यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें, कानून ये नहीं लिखता है कि आयोग कब ये रिवीजन करे, इसे आयोग तय करता है। इंटेंसिव रिवीजन का तरीका भी तय करता है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट पर पुनरीक्षण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा था कि चुनाव आयोग भी अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन ऐसे में सुनवाई में जिरह में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी अब सामने आ चुकी है। और ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। कानून ये तय नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आयोग कब रिवीजन करेगा ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा। कानून हम तय नहीं करते हैं, रिवीजन कब करेंगे ये भी हम तय नहीं करेंगे, वो डिसाइड बाद में किया जाएगा। कानून ये नहीं लिखता है कि आयोग कब ये रिवीजन करेगा, साथ ही इसे आयोग तय कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इसी के साथ लगातार इस खबर पर देखिए पूरे देश की नजर है और ऐसे में तेजस्वी यादव भी लगातार सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग तमाम ये जो स्तंभ हैं उस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी भी सामने आई है। कानून तय नहीं करता है ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आयोग रिवीजन कब करे ये कानून तय नहीं करेगा, साथ ही इसे आयोग तय कर सकता है ये सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता नजर आ रहा है। हालांकि नजर बनी हुई है कि वोटर लिस्ट में जिस मुद्दे को लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि 8 जो दस्तावेज इस रिवीजन में मांगे गए हैं और साथ ही पुनरीक्षण में जो मांगा जा रहा है उसको लेकर के जो जिरह है वो अंदर चल रही है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देश भर की नजर है और साथ ही बिहार की जनता भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह अंदर चल रही है उस पर नजर बनाए हुए है और देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं और तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं और आपको बता दें चुनाव आयोग को लेकर के कई तरह की बातें तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार अपनी टिप्पणी अंदर से दे रहा है और ऐसे में बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। सुनवाई जारी है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं अब बाहर आ रही हैं। कानून तय नहीं करता है कि आयोग कब रिवीजन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, इसे आयोग तय कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। और आपको हमने जैसा बताया कि तकरीबन 11 पिटीशंस वहां पर
पेश किए गए। और ऐसे में इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए सबसे पहले ये बहुत बड़ी खबर और साथ ही जिस तरीके से इस पर पूरी देश की निगाह है वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर के, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं बताएंगे, कानून तय नहीं करता है कि आयोग कब रिवीजन करेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए प्रीति, पिछले 1 घंटे की सुनवाई पूरी हो गई है और 1 घंटे की सुनवाई के अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें, सबसे पहले वो बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान सम्मत नजर आ रही है शुरुआती तौर पर, और दूसरा कानून सम्मत नजर आ रही है कि क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि देश का नागरिक ही मतदाता हो सकता है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहा गया है उसके जो है धारा 21 की उपधारा 3 में कि चुनाव आयोग तय कर सकता है कि यह प्रक्रिया कब करनी है। तो चुनाव आयोग की शुरुआती तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यही बता रहा है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही है। इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी वो आया है कि क्या चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अयोग्य व्यक्ति वोट ना डाल सके, इसके लिए नागरिकता की जानकारी लेना जरूरी है। ये लीजिए सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना उसका जरूरी है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि देश का नागरिक ही मतदाता हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अब अगर जो है मतदाता सूची बननी है तो ये चुनाव आयोग का काम है कि वो ये सुनिश्चित करे कि देश का नागरिक ही मतदाता बने। तो ऐसे में नागरिकता की जानकारी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी। इस सबके बाद में अब कपिल सिब्बल क्या दलील दे रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं पर नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर डालना ठीक नहीं है। आयोग को किसी को बाहर करने से पहले बताना चाहिए कि क्यों उसे नागरिक नहीं माना जा रहा है। तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि यहां पर 1-2 दस्तावेजों की बात नहीं हो रही है, 11 दस्तावेज हैं, 11 में से कोई तो दिया जा सकता है चुनाव आयोग को। तो कोर्ट भी कई तरह के सवाल वो पूछ रही है। इसके साथ ही में कोर्ट ने एक और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट को ये लोग नहीं मान रहे हैं, मनरेगा कार्ड को नहीं मान रहे हैं। ये कपिल सिब्बल की दलीलें हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ज्वाइन किया है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि 2003 में जब ये SIR की प्रक्रिया हुई थी तब चुनाव में काफी वक्त था, लेकिन अभी 3 महीने हैं, तब 2 साल के आसपास का वक्त था। तो आखिर इतनी जल्दबाजी में प्रक्रिया क्यों? कोर्ट की टिप्पणी आ गई है। जस्टिस बागची कह रहे हैं कि कानून ये नहीं लिखता कि आयोग कब इस प्रक्रिया को करेगा, इसे आयोग तय कर सकता है। इंटेंसिव रिवीजन का तरीका भी तय कर सकता है। यानी कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ देर पहले कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 21 उपधारा 3 में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का वक्त और तरीका तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के जवाब में अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। कोई भी बड़ी अपडेट आपके हाथ लगती है तो हमें फौरन बताइएगा। मध्य प्रदेश के दामोह जिले से, MP के दामोह जिले से लापरवाही की वजह 20 जिंदगियों की जान खतरे में डालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिले की इमलिया पुलिस चौकी की तहत झापन लकलका मार्ग पर देर रात नाला उफान पर था। पुल करीब 3 फीट पानी से डूबा था, लेकिन एक यात्री बस के ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए बस को पुल में डाल दिया। आधे पुल तक बस पहुंची, लेकिन पानी के बहाव को सहन ही नहीं कर पाई और पुल के नीचे जाने लगी। लेकिन गनीमत रही कि बस का अगला हिस्सा पुल के नीचे जाने से बच गया और बस बीच में ही फंस गई और नाले में गिरने से बच गई। पुल पर आधी लटकी बस में सवार यात्रियों की जान आफत में थी। लोग जिंदगी की दुआ कर रहे थे और इसी बीच बस में सवार एक यात्री ने पुलिस को सूचना दी तो आसपास के लोगों ने भी जानकारी दी, जिसके बाद इमलिया चौकी के पुलिस के अलावा तेजगढ़ और तेंदुखेड़ा के पुलिस स्टाफ सहित स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और कोई भी जानहानि नहीं हुई है। फिलहाल बस नाले में फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए मशीनें बुलाई गई हैं। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है और कार्रवाई की जा रही है। उनसे हम देखते हैं, पूछते हैं।
और चलिए खबर के बाद अब आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के टिहरी में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पुनर्वास की जमीन पर अवैध आपको बता दें, पुनर्वास की जमीन पर अवैध दरगाह बनाया गया है। 10 बीघा जमीन पर जारी अवैध कब्जा किया गया है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको यह खबर उत्तराखंड से दिखा दें जहां पर टिहरी का ये पूरा मामला है। ये मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी में सरकारी जमीन पर कब्जे की बात कहकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और टिहरी में सरकारी जमीन है जहां पर पहले कब्जा किया गया, उसके बाद पुनर्वास की जमीन पर ही अवैध दरगाह बना दी गई। 10 बीघे में यह पूरी जमीन है। जमीन पर अवैध कब्जा अब भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।